इस वीडियो के अंदर हम नेपोलियन के बारे में जानें कि नेपोलियन का उदय किस प्रकार से हुआ। उससे पहले आपको पता है कि जो नेपोलियन था वो फ्रांस का प्रथम काउंसिल बना था। मेन रीज़न ये था क्योंकि जो फ्रांस का राजा था उसके अत्याचारों से उसके द्वारा किए जा रहे जो कार्य थे उनसे जो जनता थी वहाँ की वो जो नाखुश थी, उनके ऊपर करों का बोझ बढ़ता जा रहा था। राज्य में फिजूल खर्ची, देश में फिजूल खर्ची जो की जा रही थी उसका सारा दबाव जनता पे था। इस कारण से वहाँ पे राजा के खिलाफ जो क्रांति हुई थी जिसमें राजा को पद से हटा दिया गया था और फिर वहाँ पे नेपोलियन का उदय हुआ था। नेपोलियन के जन्म की बात की जाए तो नेपोलियन का जो जन्म है वो 1769 के अंदर हुआ था और नेपोलियन बोनापार्ट के नाम से भी जाना जाता है। नेपोलियन को नेपोलियन बोनापार्ट के नाम से भी जाना जाता है। सन 1799 में 1799 में डायरेक्टरी शासन को समाप्त करने के बाद जो नेपोलियन था वो फ्रांस का प्रथम काउंसिल बना था। सम्राट बोल लो, एक किस्म से राजा बोल लो, लेकिन राजा जैसा पद ही था उस टाइम। उसने जनता का समर्थन पाने के लिए, जनता का दिल जीतने के लिए, जनता को अपने साथ लाने के लिए चुनाव करवाए और चुनाव में 99.9% जो वोट थे, जो वोट डाले गए थे वो नेपोलियन के पक्ष में डाले गए थे क्योंकि नेपोलियन के द्वारा जो नीति और कार्यक्रम नेपोलियन के द्वारा जो नीति और कार्यक्रम जनता के सामने लाए गए थे उनसे जनता खुश थी क्योंकि वो जानते थे कि जो नेपोलियन है वो फ्रांस के राजा की तरह उन पर अत्याचार नहीं करेंगे। इसीलिए इतनी वोट लगभग आप 100% बोल सकते हो। और राजा बनने के बाद उनके सामने मुख्य चुनौती थी फ्रांस में शांति, यूरोपीय देशों के साथ मित्रता, क्योंकि यही मेन कारण था। यूरोप के अंदर देश जो थे, यूरोप के देश थे, वे आपस में लड़ते रहते थे और इस कारण से शांति व्यवस्था बनना बड़ा मुश्किल था। नए कानून बनाना, संविधान का निर्माण करना, ये बड़ी समस्याएं थी, लेकिन उसने इन को पूरा करने के लिए, इनको प्राप्त करने के लिए अनेक कार्य किए, अथक प्रयास किया, बहुत ज़्यादा प्रयास किए। नेपोलियन का जन्म मैंने आपको बता दिया। जो नेपोलियन था साहसी वीर और एक योग्य सैनिक था। उसमें एक योग्य सेनापति के, योग्य सैनिक के, राजा बोलो, उसके सबके सारे गुण थे उसके अंदर। वो सम्राट बनने के योग्य भी था और अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए नेपोलियन ने फ्रांस में संविधान का निर्माण किया, संविधान बनाया। जैसे भारत के अंदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बनाया था। जो नेपोलियन के द्वारा जो संविधान बनाया गया था वो क्रांति का चौथा संविधान था। हमारा तो पहला ही है, मतलब पहला नहीं है कि उसमें चेंज किया गया दोबारा, यहाँ नेपोलियन की बात की जा रही है। तो ये क्रांति का चौथा संविधान था। फ्रांस की सीनेट, जैसे भारत के अंदर संसद होती है, फ्रांस के अंदर सीनेट होती है। सीनेट ने कार्यपालिका की जो शक्ति है उसको 3 काउंसिलों में बांट दिया था, या सौंप दिया था, या दे दिया था, ये बोल सकते हैं आप। प्रत्येक काउंसिल, जो 3 काउंसिल थे उनमें से प्रत्येक काउंसिल की 10 वर्ष की अवधि थी, 10 वर्ष के लिए चुना गया था। और 3 काउंसिल कौन कौन से थे? प्रथम काउंसिल में कौन सा था? नेपोलियन बोनापार्ट, जिसको नेपोलियन ही बोलते हैं हम। फिर केवेंसरी और थर्ड में लेबून। ये काउंसिल थे 3 जिनकी 10-10 वर्ष की अवधि थी। और ये फ्रांस की सीनेट के अंदर, जो फ्रांस की सीनेट थी उसमें कार्यपालिका की शक्तियों को 3 काउंसिलों में बांटा था और ये 3 काउंसिल थे नेपोलियन बोनापार्ट, केवेंसरी और लेबून। नेपोलियन ने अपनी योग्यता, अपनी कार्यकुशलता, अपनी अक्षमता के आधार पर देश की सारी शक्तियाँ अपने हाथ में ले ली। अब आप पता है कि जब सारी शक्तियाँ किसी एक व्यक्ति के हाथ में आ जाती तो उसको हम लोकतंत्र नहीं बोल सकते। तो लोकतंत्र, वैसे तो लोकतंत्र था लेकिन नाम मात्र का रह गया क्योंकि सारी पावर जो थी वो नेपोलियन ने अपने हाथों में ले ली।
और 1804 में नेपोलियन इन लोगों की आज़ादी और अधिकार को छीन लिया, क्योंकि सिंपल सी बात है, अधिकारों को छीनना, वैसे तो वो जनता से प्रेम करता था, बट यहाँ पे अधिकारों को छीनने का मतलब है कि उसने सारी शक्तियाँ अपने हाथ में ले ली। कुल मिला के बात ये है। फिर उसने युद्धों से, जो युद्ध हो रहे थे, युद्ध से मुक्त होकर उसने देश की शांति, देश की व्यवस्था को सुधारने के लिए कार्य किए, क्योंकि युद्धों के कारण देश की जो शासन व्यवस्था थी वो अस्त व्यस्त थी, बिखरी हुई थी, टुकड़ों में बटी हुई थी। नेपोलियन जानता था कि सफलता के लिए देश का शासन सुव्यवस्थित होना जरूरी है, सही ढंग से चलना जरूरी है, तभी हम देश की तरक्की कर सकते हैं, खुद की तरक्की कर सकते हैं। उसके बाद बात की जाए, नेपोलियन ने लगन, परिश्रम और ईमानदारी से शासन में सुधार किए, और इस प्रकार से सुधार किए कि ताकि जनता अपने आप को देश में सुखी और सुरक्षित समझे या रहे, उनको किसी प्रकार का डर ना हो। क्रांति के समय फ्रांस की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, क्योंकि आपको पता है फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस का जो राजा था, जो लुई 16वां था, वो फिजूल खर्ची कर रहा था। महल के ऊपर आपको पता है, महल के अंदर 15,000 नौकर थे जो राजा की और रानी की जी हजूरी करते थे। फ्रांस की राजा की जो पत्नी थी वो पानी की तरह अपने चाहने वालों पर, अपने परिवार के लोगों पर पैसे बहा रही थी, कार्यों में दखलंदाजी करी थी। इस कारण से फिजूल खर्ची के कारण देश की जो अर्थव्यवस्था थी वो डगमगा गई थी, और उसको सुधारने के लिए भी नेपोलियन ने अनेक कार्य किए। नेपोलियन ने इन सारे फिजूल खर्चियों के ऊपर रोक लगा दी, उनको बंद कर दिया जो फिजूल खर्ची की जा रही थी, ताकि देश की व्यवस्था को सुधारा जा सके। और नेपोलियन ने फ्रांस में बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की। नेपोलियन ने पड़ोसी देशों की विजय यात्रा शुरू कर दी। अब ये सारी चीज़ें उसकी हो गई थी, देश में व्यवस्था ठीक ढंग से हो गई थी। उसके बाद उसने फ्रांस में बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की। उसके बाद बात की जाए तो फिर नेपोलियन ने पड़ोसी देश, उसके आसपास की सीमा से लगे हुए देश थे, उनकी विजय यात्रा शुरू कर दी, और पुराने राजवंश जो थे वहाँ के, जो पुराने राजा महाराजा थे, उन सब को हटा के और नए राजवंश, मतलब अपने खुद के जो व्यक्ति थे उनको गद्दियों पर बिठाया, ताकि सही प्रकार से शासन चलाया जा सके। उन राजा महाराजाओं ने अत्याचार किए हुए थे जनता पे। और नेपोलियन जो था खुद को यूरोप का आधुनिकीकरण का अग्रदूत मानता था, खुद को यूरोप का आधुनिकीकरण का युग मानता था। इसमें आपने देखा नेपोलियन का उदय किस प्रकार से हुआ, तो आप इसको अच्छी प्रकार से सफाई से अपनी स्पेशल नोटबुक में उतारेंगे, सिर्फ स्पेशल में अच्छी प्रकार से इसको समझ भी लेना। जय हिंद, जय भारत।